कहानी की शुरुआत एक खतरनाक और सुनसान सड़क से होती है, जहां एक नवविवाहित जोड़ा अपनी हनीमून ट्रिप पर कार से सफर कर रहा होता है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह खूबसूरत सफर कुछ ही देर में उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। यह कहानी एमी और रे की है। शादी के कुछ समय बाद हुए गर्भपात ने एमी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। अपने बच्चे को खोने का दर्द उसके लिए भुला पाना आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ वह धीरे धीरे उस दर्द से उबरने लगी थी। अपनी पत्नी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाने के लिए रे ने एक खास ट्रिप प्लान की, मगर उसे क्या पता था कि यह सफर उन्हें ऐसी मुसीबत में फंसा देगा जहां से जिंदा लौटना भी नामुमकिन लगने वाला था। वह चाहता था कि एमी कुछ समय के लिए सारी परेशानियां भूल जाए और फिर से खुश रहने लगे। इस ट्रिप का सबसे खास हिस्सा था गर्म हवा के गुब्बारे यानी हॉट एयर बैलून की सवारी। जब बैलून का पायलट मिस्टर मा उन्हें सफर के बारे में जरूरी बातें समझा रहा था, तभी एक मशहूर मेहमान देर से वहां पहुंचता है। उसे देखते ही रे के चेहरे का रंग बदल जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले रे की मुलाकात उसी आदमी से एक बार में हुई थी। उस रात दोनों के बीच काफी बातें हुई थीं और वह मुलाकात रे भूल नहीं पाया था। अब अचानक उसी आदमी को अपने सामने देखकर रे घबरा जाता है। उसे डर था कि कहीं कोई ऐसी बात सामने न आ जाए जिसे वह छिपाना चाहता था। इसी वजह से वह इस सफर को बीच में ही छोड़ने का सोचने लगता है। रे एमी से कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद हमें यह सफर यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन एमी को इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थी और किसी भी हालत में इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। एमी का मूड अब काफी अच्छा हो चुका था। मिस्टर मा ने भी भरोसा दिलाया कि वह सफर के दौरान सबका पूरा ध्यान रखेंगे। अब रे के पास कोई और रास्ता नहीं था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद और वजन को बराबर बांटने के बाद हॉट एयर बैलून धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। तभी रे जल्दी से एना के पास गया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हारे पास फोन है, अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, बस ये मामला यहीं खत्म कर दो ताकि हम आराम से सफर कर सकें। तब पता चलता है कि एना एक चालाक और पेशेवर ठग थी। उसने पहले से ही रे को अपना निशाना बना रखा था। क्योंकि रे एक बड़ी कंपनी का मालिक था, इसलिए एना उससे पैसे ऐंठना चाहती थी। एना ने कहा कि उसे सिर्फ 5 लाख युआन चाहिए। वह ऐसे बात कर रही थी जैसे यह रकम उसके लिए बहुत छोटी हो, लेकिन रे उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस होने लगी। तभी हॉट एयर बैलून और ऊपर उठने लगा। उसी समय मिस्टर मा ने छोटा बर्नर बंद कर दिया। बर्नर का शोर अचानक बंद हो गया और वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। रे और एना को भी अपनी बहस रोकनी पड़ी। अब वे दोनों चुपचाप खड़े होकर मिस्टर मा की बातें सुनने लगे, जो उन्हें हॉट एयर बैलून के काम करने का तरीका समझा रहे थे। तब पता चलता है कि हॉट एयर बैलून का ऊपर उठना और नीचे आना पूरी तरह गर्म हवा पर निर्भर करता है। जब बैलून के अंदर की हवा को गर्म किया जाता है तो उसकी घनत्व कम हो जाती है और वह बाहर की हवा से हल्की हो जाती है। इसी वजह से बैलून को ऊपर उठाने वाली ताकत मिलती है और वह आसमान की तरफ जाने लगता है। वहीं जब बैलून के अंदर की हवा ठंडी होने लगती है तो उसकी घनत्व बढ़ जाती है और ऊपर उठाने वाली ताकत कम हो जाती है। ऐसे में बैलून धीरे धीरे नीचे आने लगता है। मिस्टर मा ये सब समझा ही रहे थे कि तभी इंटरकॉम पर एक चेतावनी भरा संदेश सुनाई देता है। संदेश में बताया जाता है कि पूर्व दिशा में मौसम खराब है और वहाँ काफी परेशानी चल रही है, इसलिए उस तरफ जाने से बचना चाहिए। लेकिन मिस्टर मा ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह आराम से ग्राहकों को जानकारी देते रहे और साथ ही शैंपेन की बोतल भी निकाल ली। फिर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने सिर्फ बैलून के ऊपर नीचे होने का तरीका बताया है, लेकिन असली चुनौती हवा में उसकी दिशा को नियंत्रित करना होता है, क्योंकि हॉट एयर बैलून अपने आप दिशा नहीं बदल सकता। अगर किसी खास दिशा में जाना हो तो अलग अलग ऊंचाइयों पर बहने वाली हवाओं का सहारा लेना पड़ता है। इसे हवा की अलग अलग परतों का सिद्धांत कहा जाता है। उदाहरण के लिए 500 मीटर की ऊंचाई पर हवा दक्षिण दिशा से चल रही हो सकती है, लेकिन 800 मीटर पर वही हवा पूर्व दिशा से चलने लगती है। इसीलिए पायलट को उस ऊंचाई तक बैलून ले जाना पड़ता है जहां मनचाही दिशा की हवा बह रही हो। यह काम आसान नहीं होता और केवल अनुभवी पायलट ही हवा के बदलाव को सही तरीके से समझ पाते हैं। मिस्टर मा ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह पिछले 30 सालों से हॉट एयर बैलून उड़ा रहे हैं। उन्हें हवा की दिशा, हवा की गति, ऊंचाई और बैलून की स्थिति का पूरा अनुभव है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बात को सच साबित करना चाहते हों। तभी हॉट एयर बैलून तेजी से एक पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर मा बिल्कुल भी घबराए नहीं और आराम से खड़े रहे। जैसे जैसे पहाड़ पास आता गया, बैलून में मौजूद सभी लोग घबराने लगे, लेकिन मिस्टर मा को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बर्नर की आग तेज कर दी और आखिरी समय पर बैलून को पहाड़ की चोटी से बचाकर निकाल लिया। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली। मिस्टर मा मुस्कुराते हुए बोले कि वह हर सफर में ग्राहकों को ऐसा छोटा सा रोमांचक अनुभव देते हैं और इसमें कोई खतरा नहीं होता। उन्होंने सभी से कहा कि अब बस आराम से खूबसूरत नजारों का मजा लें, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब भी शुरू होने वाली है। इस बीच बैलून धीरे धीरे काले बादलों की तरफ बढ़ रहा था।
तभी एना फिर से रे को डराने और दबाव बनाने लगी। वह बोली कि इतनी ऊंचाई पर इंसान कितना बेबस महसूस करता है ना। तभी आसमान में जोरदार गरज सुनाई दी और मौसम और भी खराब लगने लगा। दूसरी तरफ एमी इन सब बातों से अनजान थी। वह खुशी खुशी फोटो खिंचवाने में लगी हुई थी। उसने मिस्टर मा से उनकी तस्वीर लेने को कहा। मिस्टर मा को तभी कुछ अजीब महसूस होने लगा, लेकिन वह कुछ पूछ पाते उससे पहले एमी ने उन्हें तस्वीर लेने में व्यस्त कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर एना ने रे पर दबाव और बढ़ा दिया। उसने पहले फोन पर उसे धमकाया और फिर फोटो दिखाने के बहाने उसे कुछ संदेश दिखाए, लेकिन रे ने सब कुछ देखकर भी खुद को शांत रखा और सामान्य तरीके से तस्वीर खिंचवाता रहा। यह देखकर एना का धैर्य टूटने लगा। वह बार बार रे को धमकाने लगी, लेकिन रे उसकी बातों को समझने से इनकार करता रहा। तभी एमी को शक होने लगा और वह उनसे सवाल पूछने लगी। उसी समय एक सुनहरा बाज उनके ऊपर से उड़ता हुआ निकला। मिस्टर मा ने माहौल हल्का करने के लिए कहा कि इतनी नजदीक से ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एना अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि इस सफर को जल्दी खत्म किया जाए। मिस्टर मा ने जवाब दिया कि वे आधे घंटे में सुरक्षित नीचे पहुंच जाएंगे, लेकिन पहाड़ों के बीच होने की वजह से तुरंत उतरना संभव नहीं था। यह सुनकर एना पूरी तरह अपना आपा खो बैठी। उसने सबके सामने रे का सामना किया और उस पर गंभीर आरोप लगाने लगी। रे हैरान रह गया, जबकि एमी अपने पति को शक भरी नजरों से देखने लगी। कुछ ही देर में तीनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। जब एना बातों से अपनी बात मनवा नहीं पाई तो उसने रे की शर्ट खींचकर उतार दी। उसने दावा किया कि वह उसके शरीर पर मौजूद एक खास निशान के बारे में जानती है और यह साबित करता है कि दोनों पहले मिल चुके हैं। लेकिन चालाक रे ने तुरंत सफाई दी कि शायद उसने उसकी सोशल मीडिया तस्वीरों में वह निशान देख लिया होगा। इस दौरान मिस्टर मा चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। अपने लंबे अनुभव से वह जानते थे कि ऐसे झगड़ों में पड़ना ठीक नहीं होता। उनका काम सिर्फ बैलून को सुरक्षित उड़ाना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पल में वह भी इस झगड़े का हिस्सा बनने वाले हैं। बैलून की ऊंचाई संभालते समय उनका ध्यान कुछ देर के लिए हट गया। तभी गुस्से में भरी एना ने बैलून के जरूरी उपकरणों के साथ छेड़छाड़ कर दी। जब मिस्टर मा ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह और ज्यादा उग्र हो गई। हालात तेजी से बिगड़ने लगे। नीचे गहरी खाई और बादलों का समुद्र दिखाई दे रहा था। तभी एमी को पहली बार एहसास हुआ कि वे कितनी खतरनाक ऊंचाई पर हैं। मिस्टर मा ने उसे शांत रहने के लिए कहा और समझाया कि सबसे जरूरी बात सुरक्षित तरीके से नीचे उतरना है, लेकिन तब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। एना और रे के बीच हाथापाई शुरू हो गई। यह देखकर मिस्टर मा भी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ गए और बैलून के अंदर अफरा तफरी मच गई। तीनों ने मिलकर एना को रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बैलून की टोकरी एक तरफ झुकने लगी और संतुलन बिगड़ गया। हालात खराब होते देखकर मिस्टर मा को पीछे हटना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि एना की ताकत ज्यादा नहीं थी। संघर्ष के दौरान उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत दूसरा नुकीला औजार उठाया और फिर हमला करने की कोशिश की। मिस्टर मा और रे उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। इसी धक्का मुक्की में बैलून की दीवार के पास लगी ईंधन की पाइप कट गई। पाइप कटते ही बड़ी मात्रा में ईंधन बाहर निकलने लगा। तभी लड़ाई के दौरान गलती से आग जलाने वाला बटन दब गया। अगले ही पल बाहर निकला ईंधन आग पकड़ गया और जोरदार धमाके के साथ लपटें फैल गईं। एना सबसे करीब थी, इसलिए वह सीधे आग की चपेट में आ गई। उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया। सौभाग्य से बैलून में सुरक्षा उपकरण मौजूद थे। एमी और मिस्टर मा ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझाने लगे। कुछ देर की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आग की वजह से बैलून के कुछ हिस्से कमजोर हो चुके थे। नीचे की लकड़ी भी कई जगह से टूटने लगी थी। हालांकि आग बुझ गई थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एना का शरीर काफी जल चुका था और बैलून की एक जरूरी रस्सी भी आग में टूट गई थी। इसके कारण बैलून को सुरक्षित नीचे उतारना लगभग नामुमकिन हो गया। आग से पैदा हुई गर्मी की वजह से बैलून और ऊपर उठने लगा। मिस्टर मा खतरे की परवाह किए बिना ऊपर चढ़ गए, क्योंकि बैलून अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच रहा था जहां ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम होने लगती है। अगर बैलून इसी तरह ऊपर जाता रहता तो सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी। काफी मेहनत के बाद मिस्टर मा ऊपर पहुंचे और उन्होंने टूटी हुई रस्सी के सिरे को पकड़ लिया। रस्सी खींचते ही ऊपर का वेंट धीरे धीरे खुलने लगा। इससे बैलून के अंदर और बाहर की हवा का आदान प्रदान शुरू हो गया, लेकिन हवा पूरी तरह बाहर निकलती उससे पहले ही मिस्टर मा की पकड़ ढीली पड़ गई और रस्सी फिर छूट गई। वह दोबारा कोशिश करने ही वाले थे कि तभी बेहोश पड़ी एना को होश आ गया। उठते ही उसने फिर रुकावट डालने की कोशिश की। इसी दौरान उसका धक्का लगने से संतुलन खो चुके मिस्टर मा ऊपर से नीचे गिर पड़े। एना घबरा गई और कहने लगी कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
लेकिन इस अफरा तफरी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बैलून लगातार और ऊपर जा रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, सभी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। उन्हें चक्कर आने लगे और सिर भारी महसूस होने लगा। सबसे पहले घायल एना बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद रे भी बेहोश हो गया। अब सिर्फ एमी ही खुद को संभाल पा रही थी। उसने जल्दी से रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत के साथ ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी लंबाई मिस्टर मा जितनी नहीं थी, इसलिए उसे और भी खतरनाक जगह तक जाना पड़ा। इस बीच ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा बहुत तेज हो चुकी थी। रस्सियां तेजी से इधर उधर झूल रही थीं। एमी अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। एक पल ऐसा आया जब उसका हाथ छूट गया और वह नीचे गिरने लगी। सौभाग्य से गिरने का झटका उसे होश में ले आया और उसने तुरंत दोबारा रस्सी पकड़ ली। कुछ देर बाद वह नीचे की तरफ आई और अपने हाथ में मौजूद रस्सी को टूटी हुई रस्सी के साथ बांध दिया। आखिरकार बैलून फिर से नियंत्रित होने लगा और उसके ऊपर नीचे जाने पर काबू पाया जा सका। अब एमी को अपने पति की चिंता हुई। ऑक्सीजन मिलने के बाद रे को भी धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन वे अभी भी आसमान में थे। फोन में कोई सिग्नल नहीं था और बैलून को सही तरीके से नीचे उतारना भी आसान नहीं था। फिर भी रे ने अपनी चिंता छोड़कर सबसे पहले एना को रस्सियों से बांध दिया ताकि वह दोबारा कोई मुसीबत खड़ी न कर सके। इसके बाद रे ने एक कपड़ा उठाकर एना के मुंह पर बांध दिया ताकि वह लगातार चिल्लाकर परेशानी न बढ़ाए। इस दौरान एना को भी होश आ गया। अब खतरा कुछ समय के लिए टल चुका था, लेकिन एमी के मन में फिर से शक पैदा होने लगा। तब रे ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने सोशल मीडिया पर मौजूद एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें उसके शरीर पर मौजूद जन्म का निशान साफ दिखाई दे रहा था। रे बार बार यही कहता रहा कि एना ने वही तस्वीर देखकर ये बात जानी होगी। काफी समझाने के बाद आखिरकार एमी को उसकी बात पर भरोसा हो गया, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हुई, एक नई मुसीबत सामने आ गई। इस समय बैलून धीरे धीरे पहाड़ों वाले इलाके की तरफ बढ़ रहा था। समस्या यह थी कि न तो रे और न ही एमी को हवा की दिशा देखकर बैलून मोड़ना आता था। ऊपर से बर्नर भी खराब हो चुका था और बैलून को ऊपर नहीं उठा सकता था। अब ऊंचाई बढ़ाने का एक ही तरीका था, वजन कम करना। रे ने गुस्से में कहा कि एना को ही नीचे फेंक देना चाहिए, लेकिन एमी ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उसकी जगह दोनों ने भारी ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आग में जली हुई लकड़ी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। लगातार 3 ऑक्सीजन सिलेंडर फेंकने के बाद भी बैलून थोड़ा ही ऊपर जा पाया। इतनी ऊंचाई नहीं मिली कि पहाड़ से टकराने का खतरा टल सके। आखिरकार एमी ने कहा कि कम से कम एक सिलेंडर बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब दोनों सिर्फ देखते रह गए, क्योंकि पहाड़ लगातार करीब आता जा रहा था। तभी किस्मत ने उनका साथ दिया। एक ऑक्सीजन सिलेंडर पहाड़ से टकराने के बाद सीधे नीचे नहीं गिरा, बल्कि हवा के साथ लुढ़कता चला गया। लेकिन उसी दौरान एक नुकीले पत्थर से टकराकर सिलेंडर में छोटा सा छेद हो गया। राहत की बात यह थी कि छेद बहुत बड़ा नहीं था और उड़ान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। थोड़ी राहत मिलने के बाद एमी ने पानी पीकर खुद को संभाला। फिर उसने एना के मुंह से कपड़ा हटाया और उसे भी पानी दिया। दूसरी तरफ रे अब भी समझ नहीं पा रहा था कि एना उससे इतनी नफरत क्यों करती है, लेकिन एना ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ उसे कोसती रही। तभी दोनों की नजर सामने फैले घने बादलों पर पड़ी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और दिशा पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। मजबूरी में बैलून सीधे उस घने कोहरे के अंदर चला गया। इसी दौरान एना की नजर अपने पैरों के पास पड़े उस चाकू पर पड़ी जो पहले लड़ाई में गिर गया था। उसने चुपचाप चाकू उठा लिया और रस्सियां काटने लगी। फिर उसने आखिरकार अपनी नफरत की वजह बताई। उसने कहा कि कुछ दिन पहले रे ने अपनी कंपनी में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की थी। उन लोगों में उसका पिता भी शामिल था। उसके पिता ने नौकरी बचाने की बहुत विनती की थी, यहाँ तक कि कम पैसे में काम करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन रे ने उनकी बात नहीं मानी। निराश होकर उसके पिता ने बंदूक निकाल ली थी। उस समय रे ने उनसे गोली न चलाने की गुहार लगाई थी और कहा था कि उसकी पत्नी का हाल ही में गर्भपात हुआ है और उसे उसकी जरूरत है। आखिरकार उन्होंने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। रे ने सफाई देते हुए कहा कि उसने यह फैसला कंपनी और बाकी कर्मचारियों को बचाने के लिए लिया था। उसके पिता को अच्छा मुआवजा भी मिला था और इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। रे की यह बात सुनकर एना फिर से भड़क गई। गुस्से में उसने अचानक चाकू से उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से वार सीधे जानलेवा नहीं था और सिर्फ उसके कंधे पर चोट लगी। यह देखकर एमी तुरंत बीच में आ गई। वह एना को शांत करने लगी और लगातार माफी मांगती रही। कुछ देर बाद एना भी थोड़ी शांत हो गई, लेकिन तभी हालात अचानक बदल गए। संघर्ष के दौरान एना को गंभीर चोट लग गई और वह वहीं गिर पड़ी। उसके सिर पर लगी चोट बहुत गहरी थी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। पति की चीख सुनकर एमी को जैसे होश आया। उसने जल्दी से रे के घाव पर पट्टी बांधी। रे बार बार कहता रहा कि उसका इरादा ऐसा करने का नहीं था, वह सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। एमी ने इस
इस बात पर ज्यादा बहस नहीं की। आज पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। इस समय सबसे जरूरी था किसी तरह सुरक्षित जमीन पर उतरना। कुछ देर बाद वे बादलों से बाहर निकल आए, लेकिन नई समस्या सामने थी। बैलून में जो छेद हुआ था वह लगातार बड़ा होता जा रहा था और बैलून तेजी से नीचे गिर रहा था। सबसे बड़ा खतरा यह था कि जमीन तक पहुंचने से पहले ही वे सामने दिख रहे ऊंचे पहाड़ से टकरा सकते थे। अब उन्हें किसी भी तरह बर्नर को ठीक करना था। जांच करने पर एमी को पता चला कि फायर एक्सटिंग्विशर का एक हिस्सा टूट चुका है। तभी उसे याद आया कि उसके बैग में एक लाइटर भी रखा हुआ है। एमी ने दोबारा कोशिश की और आखिरकार बर्नर को चालू करने में सफल हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैलून तेजी से ऊपर उठ रहा था, फिर भी सामने मौजूद पहाड़ से बचने के लिए यह काफी नहीं था। दोनों ने वजन कम करने के लिए बचा हुआ सारा सामान नीचे फेंकना शुरू कर दिया। तभी बैग फेंकते समय एमी ने एक जरूरी बात नोटिस की। उसने देखा कि बैग से निकला कपड़ा एक खास दिशा में उड़ रहा था। इससे उसे हवा की दिशा का अंदाजा हो गया। उसने तुरंत बर्नर बंद कर दिया और रस्सी खींचकर बैलून की ऊंचाई कम कर दी। आखिरकार जब बैलून पहाड़ से टकराने ही वाला था, तब वह हवा की दिशा बदलने में कामयाब हो गई और बैलून पहाड़ के किनारे से घूमकर निकल गया। खतरा टल गया, लेकिन दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। अब एमी को अपने पति पर पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। जो कुछ हुआ था उसे याद करके वह लगातार शिकायतें करने लगी। दोनों के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। तभी अचानक रात के समय उनके पैरों के नीचे लगी एक लकड़ी की पट्टी टूटकर खिसक गई। एमी का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी उसे अपने पति की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन उसके कंधे में चोट थी और वह ठीक से ताकत नहीं लगा पा रही थी। हालात और भी खतरनाक हो गए। रे ने जल्दी से एक रस्सी नीचे फेंकी। एमी ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे रे उसे ऊपर खींचने लगा। काफी संघर्ष के बाद वह वापस सुरक्षित टोकरी में आ गई, लेकिन इस बार एमी के मन में अपने पति के लिए कोई भरोसा नहीं बचा था। एना की मौत और पहले की सारी सच्चाइयों ने उनके रिश्ते को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। कुछ ही देर बाद आसमान में तेज बिजली चमकी और जोरदार गरज सुनाई दी। दोनों ने ऊपर देखा और समझ गए कि वे एक खतरनाक तूफानी बादल के पास पहुंच चुके हैं। उन्होंने बर्नर चालू करके ऊंचाई बढ़ाने और दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन बैलून में बने छेद लगातार बड़े हो रहे थे। अंदर की गर्म हवा टिक ही नहीं पा रही थी। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था। उन्हें जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़ना था और फटे हुए हिस्से को दोबारा बांधना था। जल्द ही चारों तरफ तेज हवा और बिजली कड़कने लगी। अगर फटा हिस्सा समय रहते नहीं बांधा गया तो पूरा बैलून फट सकता था। दोनों बैलून के किनारे पर चढ़ गए। एमी धीरे धीरे ऊपर पहुंची और फटे हुए कपड़े के किनारों को रस्सियों की मदद से जोड़ने लगी। काफी मेहनत के बाद उसने फटे हुए हिस्से को मजबूती से बांध दिया और बैलून को फिर से कुछ हद तक सुरक्षित बना दिया। इसके बाद दोनों नीचे आए और दोबारा बर्नर चालू किया। आखिरकार वे बैलून की दिशा बदलने में सफल हो गए और उस खतरनाक तूफानी बादल से बाहर निकल आए। सौभाग्य से सामने एक खुला मैदान दिखाई दे रहा था। पहली बार उन्हें लगा कि शायद वे सुरक्षित उतर सकते हैं, लेकिन तभी एमी के दिमाग में एक बात आई। उसे याद आया कि एना ने रे के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थीं जो सिर्फ बहुत करीब का इंसान ही जान सकता था। शक होने पर उसने एना का फोन चेक किया। कुछ ही देर में उसे एक वीडियो मिल गया जिसमें रे और एना एक दूसरे के साथ बेहद करीब दिखाई दे रहे थे। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। एना उसी वीडियो के जरिए रे को ब्लैकमेल कर रही थी। राज खुलने के बाद रे के पास कोई बहाना नहीं बचा। उसने माना कि उसका एना के साथ संबंध था। वह अपनी शादी बचाना चाहता था, लेकिन प्यार की वजह से नहीं। असल वजह यह थी कि तलाक होने पर उसकी आधी संपत्ति चली जाती। ये सुनकर एमी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रे को खुद से दूर धक्का दे दिया। तभी संतुलन बिगड़ने से रे नीचे की तरफ लटक गया। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और एमी से मदद मांगने लगा, लेकिन अब एमी उसकी असली सच्चाई जान चुकी थी। दूसरी तरफ रे उसे डराने लगा कि अगर वह मर गया तो सारी मौतों का आरोप उसी पर आएगा। पुलिस जांच करेगी और वह मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन एमी अब उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुई। तभी उसे एना की लाश दिखाई दी। उसने एना की बॉडी को धक्का देकर सीधे रे के ऊपर फेंक दिया। अचानक हुए इस झटके से रे का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह नीचे गहरी खाई में गिर गया। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। अब बैलून में सिर्फ एमी अकेली बची थी। दूसरी तरफ लगातार संघर्ष और बर्नर के इस्तेमाल से आखिरी ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका था। इसका मतलब था कि अब तक की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। फिर भी एमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बैलून को जितना हो सके नियंत्रित रखने की कोशिश की। कुछ समय बाद बैलून धीरे धीरे नीचे आने लगा और आखिरकार एक खुले इलाके में सुरक्षित लैंडिंग कर गया। कई घंटों तक मौत से लड़ने के बाद एमी आखिरकार जमीन पर सुरक्षित पहुंच गई। इसके साथ ही उसकी इस खौफनाक और जानलेवा यात्रा का अंत हो जाता है।